हाँ भैया। तो चैप्टर हमारा चल रहा है फाइनेंशियल मार्केट। हमने फाइनेंशियल मार्केट का बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, फाइनेंशियल मार्केट इज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स, दोज हु हैव सरप्लस ऑफ फंड्स एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ मनी। अब फंड्स कैसे एलोकेट हो सकते हैं दो लोगों के थ्रू, दैट इज बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो बेटा फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस पढ़ाए थे सबसे पहले मैंने, है ना। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, हमारी सेविंग्स को मोबिलाइज करता है, प्राइस को डिस्कवर करता है, हमारी फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है, हमारी जो ट्रांजेक्शन की कॉस्ट है उसको रिड्यूस करता है। फाइनेंशियल मार्केट फर्दर दो मार्केट में डिवाइडेड, दैट इज मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, है ना। और मनी मार्केट की बात करें तो बेटा मनी मार्केट कौन सा मार्केट है, शॉर्ट टर्म फंड्स का। शॉर्ट टर्म फंड्स कैसे डिफाइन करे जाते हैं, जिनकी मेच्योरिटी पीरियड 1 साल का होता है, विच आर जनरली अप टू 1 ईयर, ठीक है ना। और इससे हम क्या मीट करते हैं, अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सारी बात पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ रिवीजन दे रहा हूँ एक, ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम बाद क्लास हो रही है अब। उसके बाद बेटा मनी मार्केट की जब हमने बात करी थी तो मनी मार्केट के अंदर हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे मनी मार्केट के, जिसके अंदर हमने कॉल मनी पढ़ा था। कॉल मनी को जनरली बैंक्स यूज करते हैं जब एक दो दिन के लिए टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश होती है। तो उस बैंक के पास जिसके पास सरप्लस फंड्स होते हैं उससे एक दो दिन के लिए हम कैश ले लेते हैं, एक दो दिन के लिए ले रहे हैं विच इज लेस देन 1 ईयर, तो इट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ट्रेजरी बिल्स आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। दीज आर इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार, इसलिए हम लोग खरीद लेते हैं इसको, हमें फायदा हो जाता है, ठीक है। और इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है 14 दिन से लेकर 364 डेज का है ना। कॉमर्शियल बिल्स जिसको बीआरएमबीपी बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इनका मेच्योरिटी पीरियड 90 डेज का होता है, तभी हम इसको मनी मार्केट के अंदर पढ़ते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या था बेटा, इंपॉर्टेंट हमारे कॉमर्शियल पेपर्स, ये रहे आपके सामने। कॉमर्शियल पेपर्स अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होते हैं, इनको कौन इशू करता है, वो कंपनी जिसकी गुड रेपुटेशन है। इसको ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। इसका मेच्योरिटी पीरियड जो होता है जनरली वो 270 डेज होता है, विच इज लेस देन 1 ईयर, तभी हम इसको मनी मार्केट के अंदर पढ़ते हैं। ब्रिज फाइनेंसिंग क्यों बोलते हैं बेटा, इससे कंपनी क्या मीट करती है, अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट। कैसे वर्क करते हैं सब चीज डिटेल में बता चुका हूं मैं, बस मैं रिवीजन करा रहा हूं आपको यहाँ का, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर बात करें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जैसे एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो एफडी तो जनरली 1 साल से ज्यादा के लिए बनाई जाती है। बट अगर आपको बैंक को पैसे देना है, उसके ऊपर आपको लगता है कि आपको रिटर्न आने चाहिए, इंटरेस्ट वगैरह, तो आप क्या करा सकते हो बेटा, आप सीडीज करा सकते हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ये बात ध्यान रखना, इनका मेच्योरिटी पीरियड 91 डेज से लेके 1 साल तक होता है, तभी इसको मनी मार्केट के अंदर पढ़ते हैं। सारी बातें हम कर चुके हैं, तो मनी मार्केट खत्म। उसके बाद आता है बेटा कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट की बात करें तो बेटा कैपिटल मार्केट में मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स डील करे जाते हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स मनी मार्केट के अंदर, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स कैपिटल मार्केट के अंदर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूशन, वो इंस्ट्रूमेंट्स जो किस में डील करते हैं बेटा, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर, ठीक है। तो कुछ कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स क्या है इसके, फॉर एग्जाम्पल शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। उसके बाद मैंने इसी कैपिटल मार्केट के आपको फीचर्स पढ़ाए थे, क्या, लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, वही लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स। किस में डील करता है, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स में। क्या इसके अंदर इंटरमीडियरीज होते हैं, हाँ। स्टॉक एक्सचेंज ही मैंने बोला था बेटा, स्टॉक एक्सचेंज एक तरीके से आपका है ना, बोला था। तो इसके अंदर इंटरमीडियरीज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर वर्क करता है, कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सारी बातें बता चुका हूँ। बट ये कैपिटल मार्केट भी बेटा फर्दर दो मार्केट में डिवाइडेड है, दैट इज प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट भी बोल सकते हैं, जहां पे शेयर्स आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम, सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल न्यू सिक्योरिटीज इशू होती हैं, दैट इज द प्राइमरी मार्केट। तो अब ऐसे ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिसके अंदर हम सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। तो बेटा पहला आता है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, बहुत ऑब्सोलीट है, बहुत पुराना हो गया ये। प्राइवेट प्लेसमेंट, बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर कंपनी किसी ब्रोकर को देती है, ब्रोकर कुछ प्राइवेट कुछ सिलेक्टेड क्लाइंट्स को इशू कर देता है एट हायर प्राइस, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। ऑफर फॉर सेल से कैसे अलग है, ऑफर फॉर सेल्स पे जो वही ब्रोकर है वो जनरल पब्लिक को बेचता है बस। राइट इशू, अगर कंपनी के पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है तो कंपनी पहले उनसे पूछेगी, ठीक है, बिफोर गोइंग टू दी आउटसाइडर्स। ईआईपीओस, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, अगर कंपनी आईपीओस लेके आ रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब प्राइमरी मार्केट तो हो गया, सेकेंडरी मार्केट की बात करी फिर हमने। बेटा सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें सेल होती है बेटा, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, ऑलरेडी इशूड या प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज खरीदी बेची जाती हैं, ठीक है। तो आप मेरे से पूछो सर ये कौन सा मार्केट है, तो बोलूंगा बेटा स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ऐसा काम होता है। नाउ व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज बेटा, स्टॉक एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, but established for the purpose of assisting, regulating and controlling the businesses dealing in बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। दो नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससीआई, ओटीसीआई। नंबर वन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। फंक्शन क्या है स्टॉक एक्सचेंज के बेटा, इकोनॉमिक बैरोमीटर है। कोई भी कंट्री के अंदर मेजर चेंज होगा कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, शेयर्स के प्राइजेस में,
ठीक है, क्या करता है, सिक्योरिटीज के प्राइस डिटरमाइन करता है, हमारी ट्रांजैक्शन सेफ रहते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिस्टेड कंपनीज ही ट्रेड कर सकती हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है हमारे फाइनेंशियल एसेट्स को, और हम लोगों में इसने एक हैबिट डेवलप करी है किसकी, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की। फिर हम सेबी पे आ गए थे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब सेटअप हुआ है, 1988 के अंदर। मेन पर्पस क्या था सेटअप करने का, बेटा जितने भी इन्वेस्टर्स के साथ मैल प्रैक्टिसेस हो रही थी, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रही थी, उनको कंट्रोल करना। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव तो वैसे चार मैंने आपको बताए थे, क्या करना, स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज को रेगुलेट करना, इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना, फ्रॉडुलेंट और मैल प्रैक्टिसेस से बचाना, और जितने भी इंटरमीडिएट उनके लिए क्या डेवलप करना, कोड ऑफ कॉन्डक्ट। ठीक है, फिर हम किस पे आ गए थे बेटा, हम आ गए थे सेबी के फंक्शंस पे। मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है, प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शन और रेगुलेटरी फंक्शन। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी, प्रोटेक्टिव फंक्शन किसके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, डेवलपमेंटल फंक्शन किसके लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए, और रेगुलेटरी फंक्शन किसके लिए, इंटरमीडिएट्स के लिए। बात ध्यान रखना। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन पे आए थे, तो पहले मैंने आपको बताया था इसके अंदर पहला क्या आया था, प्राइस रिगिंग को चेक करती है सेबी। सेबी कीप्स अ चेक ऑन प्राइस रिगिंग। ठीक है ना, अगर आप प्राइस से छेड़छाड़ कर रहे हैं तो सेबी उस पर ध्यान रखेगी। ठीक है ना, और ये भी एक क्राइम है, सॉरी। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं इनसाइडर ट्रेडिंग की, तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, अगर आप इनसाइडर हो कंपनी के, आपके पास कंपनी की कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की वजह से कंपनी के शेयर्स के प्राइस इफेक्ट हो सकते हैं, और अगर आप उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को मार्केट में लीक कर देते हो फॉर सम मॉनेटरी बेनिफिट, तो ऐसी ट्रेडिंग को हम इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, एंड इट इज अ पनिशेबल क्राइम, जिसके ऊपर मैंने आपको केस स्टडी कराई थी। ठीक है, आगे चले। उसके बाद सेबी क्या करती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पे कंट्रोल करती है और इन्वेस्टर्स को एजुकेट करती है थ्रू सेमिनार्स एंड ऑल। फिर हम डेवलपमेंटल फंक्शन पे आ गए थे। तो डेवलपमेंटल फंक्शन किसके लिए मैंने आपको बताया था, स्टॉक एक्सचेंज के लिए, याद है आपको, स्टॉक एक्सचेंज के लिए, है ना। तो बेटा स्टॉक एक्सचेंज ही कैसे हेल्प करती है, बेटा स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप और ग्रो करने में हेल्प करता है सेबी। कैसे, बेटा सेबी प्रमोट करता है ट्रेडिंग थ्रू इंटरमीडियरीज, है ना, बताई थी मैं। इंटरमीडियरीज को बेटा आपको यूज करना ही पड़ेगा, इट इज कंपलसरी। अगर आप शेयर्स एंड बॉन्ड्स खरीदना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो विदाउट इंटरमीडियरीज आप शेयर मार्केट के अंदर क्या नहीं कर सकते, ट्रेडिंग नहीं कर सकते। सेबी ने किसका यूज परमिट कर दिया है, बेटा इंटरनेट का यूज परमिट कर दिया है। ठीक है, और सेबी ने आईपीओस को अलाउ कर दिया है, आईपीओस ऑफ प्राइमरी मार्केट परमिट कर दिया है बेटा, कि आप क्या कर सकते हो, आप अगर कोई कंपनी और आप आईपीओ लेके आना चाहते हो, आईपीओ जनरली प्राइमरी मार्केट है और स्टॉक एक्सचेंज जनरली सेकेंडरी मार्केट है, बट आईपीओ को अलाउ कर दिया गया कि प्राइमरी मार्केट की चीजें सेकेंडरी मार्केट में इशू हो सकती हैं। ठीक है, तो आप मेरे से पूछो सर इस बात का मतलब क्या है, इस बात को ऐसे ऐसे ले लो कि अगर मेरे को गाड़ी खरीदनी है नई, तो वो मैं OLX से भी खरीद सकता हूँ। वैसे OLX है क्या, OLX ऐसा मार्केट है जहाँ पे पुरानी चीजें मिल रही हैं, है ना, बट क्या मैं नई चीजें भी खरीद सकता हूँ, हाँ खरीद सकता हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों करा गया, ताकि OLX डेवलप हो जाए और ग्रो करे। सेम OLX को हटाओ, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज को रख दो, है ना, तो स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी हमने सेम बात कर दी। इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद बेटा अगर मैं रेगुलेटरी फंक्शंस की बात करूं, तो रेगुलेट किसको करना है, हमें इंटरमीडियरीज को करना है। तो क्या सेबी ने इंटरमीडियरीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस और कोड ऑफ कॉन्डक्ट डेवलप करे हुए हैं, हाँ करे हुए हैं। और जितने भी इंटरमीडियरीज है इनको ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज इनका लाइसेंस वगैरह भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट्स को किसके पर्व्यू में लिया है, रेगुलेटरी पर्व्यू, यानी किसके कंट्रोल में सारे के सारे इंटरमीडिएट्स, सेबी के, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी कहाँ रजिस्टर्ड हैं, सेबी के पास, सेबी उनको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इवन अगर कंपनीज में मर्जर्स हो रहा है या टेक ओवर, कोई एक कंपनी दूसरे से मर्ज होने जा रही है या कोई एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर कर रही है, तो विदाउट सेबी के परमिशन के बिना ये सब चीजें नहीं हो सकती। ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर यहाँ तक पढ़ाया था, तो मैंने आपको 5-10 मिनट का रिवीजन दिया ताकि आपको समझ में आ जाए हम क्या पढ़ रहे हैं। बोलो भाई, समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। मैंने कॉन्टिन्यूसली इतना बोला है, कम से कम मेरे को हाँ या ना में जवाब तो दे दिया करो। हाँ भैया। तो मेरे से दोबारा क्यों बुलवाया ये, कुछ बच्चों ने तो अभी भी रिप्लाई नहीं करा। देखे जरा कौन कौन है। अरीवा समझ में आया, हाँ भैया। असब, हाँ सर आ गया।
जीवांश, हाँ भैया। बेटा टू वे कम्युनिकेशन रखनी है। रिद्धिमा बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, न्यू टॉपिक है, बट अब हम ये मान लो चैप्टर के एंड पे आ गए हैं, ठीक है ना? हाँ भाई, अब जरा ट्रेडिंग प्रोसीजर पे आ जाओ। ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, कि किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग करी जाती है। जरा बात ठीक से सुनना, पहले कैसे करी जाती थी और अब किस बेसिस पे करी जाती है। तो बेटा एक टाइम था स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो ट्रेडिंग होती थी ना, वो फ्लोर पे होती थी, जहां स्टॉक एक्सचेंज है वहीं पे एक ऑक्शन सिस्टम था, पब्लिक ऑक्शन सिस्टम था, वहीं पे होती थी, ठीक है। बोलियां लगती थी, कंपनी के लोग आते थे शेयर्स लेके, अपने वहां बोलियां लगाते थे, जो ज्यादा बोली लगाएगा वो कंपनी के शेयर्स खरीद लेता था। तो देयर वाज अ टाइम, देखो लिखा है, देयर वाज अ टाइम व्हेन ट्रेडिंग वाज डन बाय बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज ऑन द फ्लोर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पे होता था, कैसे? थ्रू अ पब्लिक ऑक्शन सिस्टम। पहले ऐसा होता था, बट अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि सेबी आ गया है। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज को ग्रो और डेवलप करने के लिए बहुत सारे काम करे, जिसके अंदर से एक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। यानी बेटा आप अब जितनी भी ट्रेडिंग होती है वो ऑनलाइन होती है, ठीक है ना? अब आप पूछोगे सर ऑनलाइन का फायदा क्या है? बेटा ऑनलाइन का फायदा ये है कि कस्टमर्स बढ़ गए, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। कभी भी इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ नहीं पाते अगर फिजिकल फॉर्म में ही ट्रेडिंग होती रहती। तो बेटा सेबी ने परमिट कर दिया, ये बात ध्यान रखना। नाउ स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस सिस्टम, ठीक है। क्या होता है, एक मेंबर क्या करता है, लॉग्स ऑन टू द साइट एंड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द शेयर्स ही विशेस टू और बाय सेल द सिक्योरिटीज या कुछ भी फेड इनटू हिज कंप्यूटर। बात का मतलब ये है कि मान लो मेरा क्या बनेगा, मैं आपको बता दूं, जैसे मैं फेसबुक अकाउंट बनाता हूँ अपना, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाऊंगा, ऐसे ही मेरा एक अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट। वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनता है, ठीक है। तो उसका मेरे को लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाता है। मैं वेबसाइट पे जाऊंगा, जिसके थ्रू भी मैंने क्या बनाया, डीमैट अकाउंट बनाया, अभी बताऊंगा किसके थ्रू बनता है, ये भी बताऊंगा। मैं जाऊंगा उस पर अपना आईडी पासवर्ड डालूंगा, लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेडिंग करता रहूंगा। मेरे पास इधर सिक्योरिटीज के प्राइस आ जाएंगे, ठीक है ना, करंट कौन सा आईपीओ आने वाला है, क्या चल रहा है, सारी चीजें मेरे को पता चलती रहेंगी डीमैट अकाउंट के थ्रू। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब इसके अंदर ब्रोकर्स कैसे होते हैं? अब बेटा ब्रोकर्स भी इसी डिजिटल फॉर्म में आ गए हैं, ठीक है ना। द कंप्यूटर इन द ब्रोकर्स ऑफिस, क्योंकि बिना ब्रोकर के काम नहीं कर सकते, तो जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है सारी वो ब्रोकर्स के थ्रू ही आ रही है। द कंप्यूटर इन द ब्रोकर्स ऑफिस इज कॉन्स्टेंटली मैचिंग द ऑर्डर एट द बेस्ट बिड प्राइस एंड द ऑफर प्राइस। ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं, जो तीन बातें मैंने ऊपर लिखवाई हैं इंपॉर्टेंट क्या प्रोसीजर, बट फिर भी बताना जरूरी है। अगर आगे वाली बात समझनी है तो ये भी समझनी जरूरी होगी। तो यहां से मैं ऑर्डर देता हूं अपने ब्रोकर को कि मैं इस प्राइस पे बेचना चाहता हूं या इस प्राइस पे खरीदना चाहता हूं, ठीक है। सब चीजें ऑनलाइन हो रही है, तो उसके हिसाब से वो आगे ऑर्डर प्लेस करता है, चीजें खरीदता है और बेचता है मेरे लिए। तो मेरे लिए कौन ऑपरेट करता है? मेरा ब्रोकर ऑपरेट करता है, ये बात ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? आगे चले, आगे हाँ चले। भैया। अब मेन बात बेटा यहां से पढ़नी है हमें, क्या प्रोसीजर क्या है, क्या प्रोसीजर, किस तरीके से ट्रेडिंग होती है। बट पहले स्टेप्स देखते रहना आप लोग, ठीक है ना। मुझे बताओ पहला स्टेप आपको क्या दिख रहा है, ये मैं आपसे पूछूंगा, मैं खुद नहीं बताऊंगा। बताओ भाई आपको क्या लगता है पहला स्टेप क्या है? देखो लिखा है सामने, सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। ऐसा क्यों लिखा है कि मैंने सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर? क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं कि ट्रेडिंग तो कर लो, बट आप कंपनी से डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते। बोल रहा हूं ना, मेरे को अगर शेयर्स खरीदने हैं, मैं कंपनी से डायरेक्टली नहीं खरीद सकता। तो बताओ क्या करूं मैं? सबसे पहला काम क्या है? ब्रोकर ढूंढो। बेटा मेरी आवाज आ रही है, आप लोगों को नहीं आ रही? सर ब्रोकर ढूंढो। वेरी वेरी गुड, ठीक है। सबसे पहला काम है बेटा ब्रोकर ढूंढना, सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। तो आपका बेटा सबसे पहला काम है एक ब्रोकर को सिलेक्ट करना, सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। द फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट अ ब्रोकर। क्यों? क्योंकि आप उसको ऑर्डर दोगे, वो आपके बिहाफ पे ऑर्डर प्लेस करेगा। इट इज कंपलसरी। किसने मैंडेटरी कर रखा है? सेबी ने। अगर आप मेरे से पूछो सर ऐसा क्यों है, तो मैं बोलूंगा बेटा सेबी ने इसको क्या कर रखा है, मैंडेटरी कर रखा है। इतनी बात समझ में आ गई? द फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट अ ब्रोकर, ठीक है। पहला स्टेप क्या है? ब्रोकर को सिलेक्ट करना। Who will buy and sell securities on behalf of the investor? इन्वेस्टर को स्पेक्यूलेटर भी बोलते हैं, बट आप सिर्फ वर्ड याद कर लो इन्वेस्टर, क्योंकि स्पेक्यूलेटर वर्ड
आपकी बुक में लिखा नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इन्वेस्टर, अब क्या होगा, दिस इज नेसेसरी। ये नेसेसरी क्यों है? बिकॉज ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज कैन ओनली बी डन थ्रू सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, अदरवाइज आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। सिर्फ ब्रोकर के थ्रू ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? हु आर द मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, और ये स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है। ब्रोकर्स कौन हो सकता है? कोई एक इंसान भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, ये बात ध्यान रखना। तो आप ये मत सोचना कि ब्रोकर कोई एक पर्टिकुलर इंसान होता है। मैंने आपको बता दिया, ब्रोकर्स आज इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि इन्होंने कंपनी फॉर्म कर ली है। समझ में आ गई बात? तो ब्रोकर्स में भी इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म्स और कॉर्पोरेट बॉडीज, कोई भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? पहला स्टेप समझ में आ गया? पहला स्टेप क्या है? सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। सबसे पहले क्या काम, आपको एक ब्रोकर सिलेक्ट करना है। आज बेटा दूसरा काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना आप ट्रेडिंग ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। बेटा आपका एक अकाउंट ओपन होगा, दैट इज डीमैट अकाउंट, ठीक है ना। अब डीमैट अकाउंट किसके पास ओपन होता है, कैसे ओपन होता है, उसके लिए आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी जो मैं समझाने जा रहा हूँ। सामने देखते रहो जरा। देखो भाई, दिख रहा है आपको सामने? हम्म, हाँ भाई। देखो बेटा, सबसे पहले देखो, ये हूं मैं, इन्वेस्टर हूं। पूरी बात सुन लेना, मैं हूं इन्वेस्टर। अब मेरे को इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बेटा मैं एक ब्रोकर को सिलेक्ट करूंगा। किसको सिलेक्ट करूंगा? ब्रोकर को, ठीक है ना। आज ये ब्रोकर पता क्या करेगा, ये ब्रोकर ही मेरा डीमैट अकाउंट खुलवाएगा। कौन सा अकाउंट खुलाएगा? डीमैट अकाउंट, ठीक है ना। अब आप मेरे से पूछ सकते हो सर ये डीमैट अकाउंट क्या होता है? तो पहले तो आपको डीमैट वर्ड का मतलब जानना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगी। बेटा जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेडिंग नहीं होती थी तो किस फॉर्म में होती थी? फिजिकल फॉर्म में। तो फिजिकल फॉर्म को मटीरियलाइज्ड फॉर्म भी बोलते हैं, मटीरियल फॉर्म में। मटीरियल फॉर्म का मतलब बेटा शेयर्स आपको इस तरीके से मिलते थे पेपर फॉर्म में, ठीक है। समझ में आ गई बात? बट इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, खो जाए, फॉर्जरी हो जाए, चोरी हो जाए, कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इसको हमने क्या करा, हमने इसके आगे डी लगा दिया। बेटा हमने इसको डीमटेरियलाइज कर दिया। डीमटेरियलाइज, डीमटेरियलाइज मतलब इसको बेटा ऐसे खत्म करके बेटा कहाँ डाल दिया हमने? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब जितनी भी ट्रेडिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने के लिए आपके पास एक अकाउंट तो होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो ये आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, या आपका कंप्यूटर है मान लो, है ना। तो आपके पास, जैसे आप इसमें फेसबुक वगैरह चला रहे हो, ऐसे ही एक अकाउंट दे दिया जाएगा आपको। यहाँ पे आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालोगे, जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे शेयर्स के प्राइस आ रहे होंगे, यहाँ पे चार्ट्स चल रहे होंगे कि मार्केट कैसा जा रहा है, यहाँ पे पता चल रहा होगा कि आपको आईपीओज वगैरह आ रहे नहीं आ रहे, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी, ठीक है ना। ये अब मेन बात है, जो डीमैट अकाउंट ओपन हुआ है आपका, ये कराया किसने? बेटा ये आपका ब्रोकर भी करवा सकता है, और इवन ये बैंक्स भी करते हैं काम। तो अगर आप मेरे से पूछो सर अगर हमें अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है, तो बहुत सारी कंपनी लाइक जीरोधा, शेयर खान, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस काम को करती हैं। क्या आपका बैंक भी कर सकता है? हाँ, बहुत सारे बैंक्स डीमैट अकाउंट ओपन कराने का काम भी करते हैं। तो जैसे मैं अपनी बैंक के पास जाऊं, मेरा बैंक में सेविंग अकाउंट है, मैं बैंक से बोल रहा हूँ कि मेरे को डीमैट अकाउंट खुलवाना है, वो काम करवा सकते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात? अब मेन बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आप मेरे से बोलो सर हमारा जैसे सेविंग अकाउंट है, तो वो किसके पास है? उसका होल्डर कौन है? वो बैंक के पास रखा है ना सेविंग अकाउंट। आपका फेसबुक पे अकाउंट बना हुआ है एक, वो किसके पास है? डेटा का है, फेसबुक के पास होगा, है ना। इंस्टाग्राम पे आपने अपना अकाउंट बनाया, उसका डेटा का है, उसका डेटा इंस्टाग्राम वालों के पास होगा, है ना। वो भी फेसबुक की कंपनी, फेसबुक के पास ही है। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये जो डीमैट अकाउंट बना है, ये डीमैट अकाउंट जो बनाया आपने, ये कहाँ बना है? इसका डेटा किसके पास है? ठीक है ना। उसको बोलते हैं बेटा डिपॉजिटरीज, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? डिपॉजिटरीज। ध्यान रखना बात को। अब डिपॉजिटरीज की अगर मैं बात करूं, तो बेटा डिपॉजिटरीज वो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे कंट्री के अंदर, दो डिपॉजिटरीज हैं, NSDL और CDSL। ये दो डिपॉजिटरीज हैं, इनके पास ही डीमैट, कंट्री में जिसके पास डीमैट अकाउंट है, या तो उसका डीमैट अकाउंट NSDL के पास है, या उसका डीमैट अकाउंट CDSL के पास है। ये बात आप ध्यान रखना, और किसी के पास नहीं है, ठीक है। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो डीमैट अकाउंट इनके पास है। तो आप बोलते हो सर ये जो डिपॉजिटरीज है, फिर तो इनका काम हो गया कि हमारा जो हमारे जो शेयर्स हैं जो हम खरीदेंगे,
जो हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिखेंगे हमारे डीमैट अकाउंट के अंदर, वो किसके पास रखे हुए हैं बेटा? ना वो आपके पास है, ना वो ब्रोकर के पास है, ना वो आपकी बैंक के पास है। वो कहाँ रखे हैं सेफली? मुझे बताओ। इन डिपॉजिटरीज में रखे हुए हैं, जहां पे आपने डीमैट अकाउंट खोला है। तो आप बोलोगे सर तो हम कैसे चूज कर सकते हैं कि हमें एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास खोलना है? जब आप एक फॉर्म फिल करते हो कि डीमैट अकाउंट आपको ओपन कराना है, तो वहां पे आपसे पूछा जाता है, ऐसे चेक बॉक्स लगे रहते हैं, ठीक है, कि आपको अपना एनएसडीएल के पास, एनएसडीएल के पास ओपन कराना है या सीडीएसएल के पास ओपन कराना है। तो आप उसके अंदर टिक कर देते हो। मान लो एनएसडीएल टिक कर दिया, तो मेरा डिपॉजिटरी जो डीमैट अकाउंट है वो किसके पास खुलेगा? सर फुल एनएसडीएल फॉर्म के क्या पास। है? क्या बेटा? फुल फॉर्म। बेटा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, ठीक है। अब इसका अपोजिट कर लो, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? ओके सर। हाँ हाँ सर। हाँ, कोई रेलिवेंस नहीं था बट फुल फॉर्म का। अब मेरी बात जरा ढंग से सुनने, जो रेलिवेंस है वो है सिर्फ बेटा डिपॉजिटरीज का। कि डिपॉजिटरीज क्या है बेटा? डिपॉजिटरीज वो इंस्टीट्यूशन है जहां पे आपका डीमैट अकाउंट खुलता है। समझ में आ रही बात? ये आपके शेयर्स को होल्ड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अच्छों को समझ में नहीं आता कि डिपॉजिटरीज क्या है? गारंटी दूंगा मैं इस बात की, अपने टीचर से पूछ लेना जाके कि डिपॉजिटरीज क्या है, कैसे ऑपरेट करती हैं। अब मेरी बात जरा ढंग से सुन लो दोबारा, मैं जो बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे पास कैश है, कैश मैंने अपनी बैंक में जाके जमा कर दिया, ठीक है। मैंने आ जाकर अपने फोन पे बैलेंस देखा, मेरे को अपना बैलेंस दिखाई दे रहा है कि भाई जो मैंने कैश डिपॉजिट करा है बैंक के अंदर, मेरा पास मेरे फोन के अंदर मेरा कैश दिखाई दे रहा है। ये रहा मेरा फोन, मेरा कैश यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जो मैंने शेयर्स खरीदे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेरे को कहाँ दिखाई देंगे? अपने डीमैट अकाउंट के अंदर, ऐसे डीमैट अकाउंट के अंदर। बट ये डीमैट अकाउंट मेरे बैंक के पास ओपन नहीं है। ये डीमैट अकाउंट कहाँ पे ओपन है? डिपॉजिटरीज के पास। ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया बेटा? हाँ भैया। अब इधर देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें क्या ओपन करना है? डीमैट अकाउंट। पहली बात तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, बेटा ये आपके स्कूल की क्लास नहीं है, ठीक है, कि जहां मैं बोलता रहता हूँ आपसे रिस्पॉन्स मांगता रहता हूँ, आप देते नहीं हो, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे से टू वे कम्युनिकेशन रखना, ठीक है, वरना क्लास में से मैं भगा दूंगा। मेरे को क्या करना है? मेरे को जाके बस ऐसे टैप करना है, ठीक है। तो प्लीज टू वे कम्युनिकेशन रखना। ओके सर। अगली बार बोलने का मौका भी नहीं दूंगा आप लोगों को। हाँ भाई, क्योंकि मेरे को पता चलना चाहिए ना, मेरे को आगे बढ़ना ही नहीं बढ़ना, टाइम लिमिटेड होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें करानी होती हैं यार, समझाना भी होता है। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ ओपनिंग डीमैट अकाउंट, वर्ड क्या लिखा है? विद क्या लिखा है बताओ? विद डिपॉजिटरीज। किसके पास खोलना है अकाउंट? डिपॉजिटरीज के पास। वेरी गुड, ठीक है। अभी तो देखो, द नेक्स्ट स्टेप इज टू ओपन द डीमैट अकाउंट। ये खुलवाएगा आपका बैंक या आपका ब्रोकर ही, ठीक है। बट किसके पास ओपन होगा? वो डिपॉजिटरी के पास। अभी तो देखो, डीमैट का मतलब क्या होता है? डीमटेरियलाइजेशन या डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, है ना। तो जहां पे आपकी सिक्योरिटीज किस फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट विच एन इंडियन सिटीजन मस्ट ओपन विद द डिपॉजिटरी, ठीक है ना। अब ये डीपी क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। टू ट्रेड इन दी लिस्टेड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर आपको लिस्टेड सिक्योरिटीज में डील करना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो आप किससे कर सकते हो? डीमैट अकाउंट से, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। अब बताओ, द सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय द डिपॉजिटरी। यानी ये जो डीमैट अकाउंट खुला है किसके पास खुला है? डिपॉजिटरीज के पास। और ये डिपॉजिटरीज ही आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करती है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इनकी डेफिनेशन क्या बनी डिपॉजिटरी की? बेटा डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड्स सिक्योरिटीज किस फॉर्म में? इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में। जिसमें आप क्या करोगे? जिसमें ट्रेडिंग करोगे। इन विच ट्रेडिंग इज डन, जिसमें ट्रेडिंग करी जाती है, ठीक है ना। अब एक बेटा छोटी सी बात और बताऊंगा आगे चलने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। सामने देखो जल्दी, मैं कह रहा हूं बेटा एक बात जरा ढंग से देखना।
ये है इन्वेस्टर, ये है ब्रोकर, ठीक है ना, और ये है डिपॉजिटरीज, है ना, यही तो चल रहा है। अब ये जो ब्रोकर है, यहाँ पे ब्रोकर की जगह बैंक भी हो सकता है जो आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवाएगा डिपॉजिटरीज के साथ। तो कभी कभार पूछा जाता है, बताओ व्हाट आर डीपीज। अब डीपीज क्या होता है? डीपीज डीपीज होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ये क्वेश्चन आया था एक बार आपके पेपर में, बात कर रहा हूं मैं। डीपीज होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बच्चों को पता नहीं, तो बच्चे सोच रहे हैं कि डिपॉजिटरीज होती हैं। डिपॉजिटरीज नहीं होती। डिपॉजिटरी तो वो होती हैं जो आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करती है। बेटा डीपी तो वो होते हैं जो इन्वेस्टर और डिपॉजिटरीज के बीच के इंटरमीडियरीज होते हैं। समझ में आ गई बात? तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वो लोग होते हैं जो आपका डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं, किसके पास? डिपॉजिटरीज के पास। तो वो लोग बेटा बैंक्स हुए, ब्रोकर्स हुए, ये डीपीज होते हैं। ठीक है, अब कभी भी भूलना मत इस बात को जब मैं आगे पूछूंगा आपसे। ठीक है, तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पे इनको लिख रखा है। देखो लिखा है, ये लिखा है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के आगे ब्रैकेट में लिखा है बैंक्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स। ठीक है, यही होते हैं। ठीक है, जो आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं, किसके पास? डिपॉजिटरीज के पास। पहला, आपने अभी कुछ नहीं करा, आपने एक ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया, उस ब्रोकर ने आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवाया है। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करने में, सिर्फ 10 मिनट मैक्स टू मैक्स। ठीक है, 10 मिनट में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो गया। सर वो किस चार्ज भी करते होंगे कुछ फीस? बेटा पहले होता था, पहले पता क्या होता था? 5,000 रुपए का डीमैट अकाउंट खुलता था, मिनिमम 5,000 रुपए का। अब फ्री है, कोई भी खुलवा सकता है, टेंशन मत लो। ये चैप्टर खत्म होने के बाद सबका डीमैट अकाउंट ओपन करवाऊंगा, सबका लाइव एकदम। ठीक है, उसके बाद आ जाओ। अब क्या करते हैं? अब बेटा ऑर्डर प्लेस होता है, प्लेसिंग ऑर्डर। ऑब्वियसली चाहिए, बताओ ऑनलाइन खरीदते हो सामान, तो वहां पे भी तो हम सेम करते हैं। पहले डिसाइड करूंगा मैं कहाँ कहाँ से खरीदूंगा। मैंने डिसाइड करा फ्लिपकार्ट से, वहां पे अपने आपको रजिस्टर करूंगा, कर लिया रजिस्टर, लॉग इन आईडी पासवर्ड मिल गया, करा लॉग इन। फिर मैं चेक करूंगा प्रोडक्ट वगैरह, खरीदूंगा, है ना। मान लो मैंने सिक्योरिटीज डिसाइड कर ली कौन सी खरीदनी है, मेरे ब्रोकर ने मेरे को हेल्प करी, उसने मेरे को गाइड करता रहता है मेरा ब्रोकर। एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत पड़ती है अगर आपको नॉलेज नहीं है। और ऑब्वियसली जब कोई इंसान स्टार्ट करता है तो उसको नॉलेज होती नहीं है, धीरे धीरे होती है उसको नॉलेज। तो ब्रोकर हेल्प करता है इन सब सारी चीजों के अंदर। अब मैं कह रहा हूं बेटा, मैंने डिसाइड कर लिया मेरे को सिक्योरिटीज कौन सी खरीदनी है, तो ऑर्डर तो प्लेस करना पड़ेगा। मैंने अपने ब्रोकर को ऑर्डर दे दिया। द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्लेस द ऑर्डर विद द ब्रोकर, है ना, कि मेरे को ये खरीदनी है या बेचनी है। अब ऑर्डर को कैसे कम्युनिकेट करोगे? कुछ भी आपके पास हो सकता है, टेलीफोन से बता दो उसको, सेल फोन से, कुछ भी, ईमेल कर दो, कैसे भी बता दो, वो आपका तरीका है अपना बताने का। ठीक है, अब क्या होगा? अब इंस्ट्रक्शन के अंदर एक बात जरा क्लियरली होनी चाहिए कि आपकी प्राइस रेंज क्या है। ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ये प्राइस रेंज का मतलब क्या है? ठीक है बेटा, सुन लो सारी बातें, इसलिए मैं आराम आराम से एक एक स्टेप बता रहा हूं ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो। पूरे दिन सिक्योरिटीज का प्राइस कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, फिर कभी ऊपर जाता है ऐसे, कभी नीचे जाता है ऐसे, चलता रहता है ऐसे, पूरा शेयर मार्केट ऐसे चलता रहता है। ठीक है ना। अब मान लो मैंने बोला कि अगर सिक्योरिटी मैं खरीदना, पता है किस पे चाहता हूँ? मैं 200 रुपए पर शेयर पे खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, शेयर को। ठीक है, तो पूरे दिन में ये जो फ्लक्चुएशन चल रही है, ऊपर नीचे, इसमें 1 सेकंड के लिए भी अगर प्राइस प्राइस 200 रुपए पर शेयर चला गया, ठीक है, एकदम एकदम मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। और मैंने बोल रखा था कि मैं पता है कितने शेयर खरीदना चाहता हूँ? 10 शेयर खरीदना चाहता हूँ। मेरे अकाउंट से सीधा 2,000 रुपए कटेंगे, ठीक है, और मेरे पास 10 शेयर मेरे डीमैट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। बट मैंने एक प्राइस और फिक्स कर रखा है, फिक्स करने पड़ते हैं प्राइस। ठीक है, मैंने एक प्राइस और फिक्स कर रखा है कि पूरे दिन में कभी भी, दिन में इसलिए बोल रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग होती है ये। आपका मार्केट खुलता है 9:05 पे, ठीक है, बंद होता है 3:15 पे। जो शेयर मार्केट है सुबह खुलता है बेटा इतने बजे और इतने बजे बंद हो जाता है, तो इसके बीच में ट्रेडिंग करनी होती है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ बेटा, मैंने पता क्या करा? मैंने 300 रुपए पर शेयर लगा दी कि पूरे दिन में 300 रुपए पर शेयर अगर गया मैं, ठीक है, कभी प्राइस, तो मैं अपने शेयर बेच दूंगा। मान लो 1 सेकंड के लिए फॉर अ मोमेंट ये 300 रुपए पर शेयर प्राइस चला गया, है ना। तो मुझे बताओ
मेरे अकाउंट में कितने आ जाएंगे, जल्दी बताओ। 3,000 रुपए आ जाएंगे, है ना? तो मेरे को 1,000 रुपए का बेटा बेनिफिट हो गया। ऐसे लोग कमाते हैं शेयर मार्केट। तो बेटा दिमाग तो लगाना पड़ता है, पूरा देखना पड़ता है कि हिस्ट्री क्या चल रही है, ग्राफ की कहाँ तक जा रहा है, रेंज क्या है ग्राफ की, कि कहाँ कहाँ तक इसका प्राइस चेंज हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं। तो सर जरूरी है जो शेयर हमें सेल करना हो वो कोई खरीदने वाला तैयार ही बैठा हो? बेटा ऑब्वियसली शेयर, बेटा कैपिटल मार्केट का पता है क्या है? कैपिटल मार्केट में आप क्या सोच रहे हो, क्या सिर्फ 100-200 बायर्स हैं? बेटा करोड़ों लोग हैं, करोड़ों। और कैपिटल मार्केट का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका काम ही है बेटा एक को दूसरे से लिंक करना। यहाँ पे ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जा रही हैं। मैंने आपको बताया था ये क्या प्रोवाइड कराता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है हमारे फाइनेंशियल एसेट्स को। तो इसी वजह से जो मेरे पास शेयर्स पड़े हुए हैं ना बेटा, ये जो शेयर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, आपको एक बात बताऊंगा ये प्राइस जाता क्यों है। जो शेयर्स ये जो मेरे पास पड़े हुए हैं इसको मैं सीसीई बोलता हूँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलता हूँ। ये बिल्कुल कैश के इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि मैं इसको जब बेचना चाहूँ तब बेच सकता हूँ। ठीक है, अब मेन बात आप ये सोच रहे हो कि सर ये प्राइस जो जा रहा है यहाँ तक जरूरी है कोई खरीदने वाला हो। बेटा ये प्राइस पहली बार तब गया है जब डिमांड और सप्लाई मैच हुई है। मेरी बात समझ में आ रही है? अदरवाइज प्राइस अपने आप नहीं जाता। यानी मैं अगर इसको 300 का बेच रहा हूं ना, 300 शेयर का, तो ऑब्वियसली मेरे पास कोई खरीदार है। कितने पे? 300 पर शेयर पे खरीदने वाला कोई है मेरे पास। और जब डिमांड और सप्लाई मैच होती है तभी उसका प्राइस डिटरमाइन होकर फिक्स होके आता है, तब ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूं मैं? तो ऐसा नहीं है कि कोई खरीदने वाला नहीं बैठा वहां पे। समझे बात जो मैंने समझाया? आगे यस चले? सर। ओके बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। तो देखो सेकंड पॉइंट क्या है, द इंस्ट्रक्शन शुड स्पेसिफाई। इंस्ट्रक्शन जो ये बताइए ये इंस्ट्रक्शन होंगे। द इंस्ट्रक्शन शुड स्पेसिफाई द सिक्योरिटीज टू बी बॉट और सोल्ड, द प्राइस रेंज। अभी रेंज बता के आया हूं आपको। व्हाट इज रेंज? आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, तो आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है रेंज क्या होती है ये बेटा? हाँ, कोई बताना चाहेगा? डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। पढ़ा नहीं है क्या आपने रेंज? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का क्या होता है डिफरेंस? तो यहाँ पे लार्जेस्ट क्या था 300 है ना, स्मॉलेस्ट क्या था 200। तो बेटे ये रेंज मेरे को वहां डिसाइड करनी होती है, लगानी पड़ती है, बतानी पड़ती है अपने ब्रोकर्स को। ठीक है ना? जिसके जिसके विद इन उस रेंज के बीच में मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट करा जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना ओनली द लिस्टेड कंपनीज या जितने भी कंपनीज की सिक्योरिटीज हैं वही खरीदी बेची जा सकती है। ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर चला गया, आज ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। क्या होगा? ऑर्डर एग्जीक्यूट। तो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वेस्टर द ब्रोकर बायज और सेल द सिक्योरिटीज। वो खरीदता और बेचता है सिक्योरिटीज को। ठीक है ना? और एक बात ध्यान रखना, जब भी ब्रोकर सिक्योरिटीज बिकवाएगा या खरीदेगा तो उसका उसमें कमीशन भी होता है। आप मेरे से पूछो सर कितना कमीशन का रेट कितना होता है, ब्रोकर्स कितने लेता होगा? बेटे जनरली 1% इनका रेट होता है, 1%। तो आप ये सोच रहे हो सर 1% तो बहुत कम है। बेटा 1% मुझे मेरे जो अपना एक्सपीरियंस है उसमें बता रहा हूँ बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। छोटी छोटी ट्रांजेक्शन नहीं होती। अगर आपने बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स पकड़ रखे हैं तो बेटा बहुत मोटी मोटी ट्रांजेक्शन होती हैं। और 1% भी बहुत हो जाता है। 1% भी बहुत। किसी ने 20 लाख की ट्रांजेक्शन करी, उसका 1% कितना हो गया? 20,000 रुपये हो गया। 20,000 हुआ, कितना हुआ 20 लाख पे? 20 लाख, हाँ, 1% कितना हो गया? 20,000 हो गया ना? तो बेटा अच्छा खासा अमाउंट है। समझ रहे हो बात को? 2-3 ट्रांजेक्शन करवा दी, दिन के 60-70 हज़ार रुपए हो गए अगर अच्छे क्लाइंट्स हैं आपके पास। उसमें आपको कुछ करना नहीं, चाहे वो उसके पास पैसे आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे। हाँ भाई, एग्जीक्यूट कर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वेस्टर द ब्रोकर बायज और सेल द सिक्योरिटीज। वो खरीदता और बेचता है सिक्योरिटीज को। और क्या इशू करता है? कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट कि हाँ भाई एग्रीमेंट है सामने वाले बंदे से कि इसने बोला है मेरे से बेचने के लिए, ठीक है मैं बेचूंगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है। अच्छा, उसके अंदर उसकी सारी चीजें होती हैं, कौन कौन सी सिक्योरिटीज बेचेगा, उनका नेम क्या है पार्टीज का, ब्रोकरेज कितनी चार्ज कर रहा है वो, 1% वगैरह सारी चीजें होती हैं। ब्रोकर उस पर साइन भी करता है। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आ गया? ट्रेडिंग प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। पूरा केस स्टडी आती है, उस पर आपसे पूछा जाता है बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कौन सा नेक्स्ट स्टेप, इससे प्रीवियस स्टेप क्या होगा, ये पूछा जाता है केस स्टडी के अंदर, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है,
उसके बाद बेटा लास्ट है सेटलमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आज सिक्योरिटीज का जो ऑर्डर दिया था आपने वो एग्जीक्यूट हो चुका है, पेमेंट आनी है आपके पास, है ना। तो बेटा जो पेमेंट का एक्चुअली में है ना बेटा, जो पेमेंट का सिस्टम है वो T+2 रोलिंग सेटलमेंट पे है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये क्या बोल दिया आपने, जरा ढंग से सुनना बेटा। T+2 ऐसे सेटलमेंट होती है, T+2। T+2 का मतलब होता है एक तो ट्रांजेक्शन डेट, जिस डेट पे ट्रांजेक्शन हुई है, प्लस 2 दिन और लगा लो, 2 days, ठीक है। जिसमें आपके ओनली बिजनेस डेज और वर्किंग डेज इंक्लूड होंगे, ध्यान रखना, वीकेंड इंक्लूड नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। तो आपकी क्या होगी, ऑर्डर क्लियर हो जाएगा, जो पेमेंट है वो क्लियर होगी, इस तरीके से पेमेंट इसके अंदर क्लियर होती है। तो T+2 रोलिंग सेटलमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो लास्ट स्टेप हमारा सेटलमेंट, बस, और सेटलमेंट होने के बाद ट्रेडिंग प्रोसीजर खत्म। समझ में आ रही है बात, ठीक है भाई। तो हाँ पहला, भैया। हाँ वेरी गुड। तो पहला प्रोसीजर क्या था हमारा, सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर, ब्रोकर सिलेक्ट करा, उसने हमारा डीमैट अकाउंट ओपन करा, किसके पास, डिपॉजिटरीज के पास। हमने फिर ऑर्डर प्लेस करा अपने ब्रोकर को, इंस्ट्रक्शंस दिए सारे, उसने ऑर्डर एग्जीक्यूट करा और फिर सेटलमेंट हुई। सेटलमेंट में क्या बात इंपॉर्टेंट है, बस T+2 रोलिंग सेटलमेंट, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट बातें जो पढ़ना है वो मैंने बता दी। हाँ भाई, अब लास्ट टॉपिक है हमारा, और ये लास्ट टॉपिक भी वैसे मैंने पढ़ा दिया है ऊपर, मैंने इसके बारे में डिटेल बता दिया, तो अब इसमें कुछ भी नहीं रहा, बट मैं कराऊंगा ये टॉपिक भी, टेंशन मत लो। डिपॉजिटरीज क्या होती है मैंने बता दिया, जो हमारे जो शेयर्स ऑन बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करती है। डीपीज क्या होते हैं बेटा, डीपीज वो इंटरमीडियरीज हैं जो इन्वेस्टर और डिपॉजिटरीज के बीच में होते हैं, है ना। जो फॉर एग्जांपल ब्रोकर्स और बैंक से बता चुका हूँ। डिपॉजिटरीज क्या क्या फंक्शन या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ठीक है, और डीमैट अकाउंट क्या क्या फैसिलिटीज ओपन मतलब हमें देता है। तो ये फैसिलिटीज आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं फिर भी ऐसे ही ओवरव्यू दे दूंगा आपको, ताकि आपको इसकी नॉलेज हो जाए, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये चैप्टर हमारा खत्म पे आ गया है। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी, इसकी एक रिवीजन देके एंड कर दूंगा इस चैप्टर को, और कुछ केस स्टडीज कराऊंगा आपको मैं, ध्यान रखना, ठीक है, तो मिस मत करना। और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ही इमीडिएटली नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसकी वेबिनार रखूंगा, ठीक है। ध्यान रखना, ओपन वेबिनार है सब के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए, और सभी आएंगे, सबके लिए कंपलसरी रहेगी, क्योंकि मैं बाहर से एक फाइनेंशियल एडवाइजर को बुला रहा हूँ, ठीक है। वो आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, ये बात ध्यान रखना, सारी चीजें प्रैक्टिकली समझाएंगे, तो जिसने समझ ली प्रैक्टिकली उसका बहुत एडवांटेज है, क्योंकि इस टाइम स्टॉक एक्सचेंज की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप फ्यूचर में कोर्सेज भी कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज भी आने लगे हैं, पहले नहीं थे, अब आ गए हैं कोर्सेज, फॉर्मलाइज कोर्सेज आ गए हैं, तो बहुत सारी बातें बताएंगे आपको, ठीक है, वो सब करवाऊंगा मैं आपको। चलो भाई, बाय।